हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो हम फिर से आ गए हैं आपके सामने। तो कॉपी पेन निकालिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, अब उसके आगे के जो ऑब्जर्वेशंस है आज हमको उसको देखना है। अब उसके पहले मैं आपको एक बात बोल देना चाहती हूँ कि आप लोग आपके जो नोट्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के वो कॉलेज से आके कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके नोट्स रेडी है। ओके स्टूडेंट, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने जो ऑब्जर्वेशंस देखे थे उसमें पहला ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा था बच्चों, कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो रुदरफोर्ड साहब ने अपने स्टूडेंट को बोला था, एच गीगर को और मार्सडेन को, कि आप ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए। ये कब की बात है बच्चों? ये 1911 की बात है, और ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी रुदरफोर्ड साहब ने 1906 में कर लिया था, इसलिए उनको इसके ऑब्जर्वेशंस पता थे। अब स्टूडेंट जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने इतने सारे ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट किए। अब उन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा बच्चों? सबसे पहले कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनडेविएटेड। विच अनडेविएटेड मतलब विच इज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो गोल्ड का पार्टिकल है वो खोखला है, गोल्ड के अंदर कुछ है ही नहीं बच्चों, इसीलिए एटम जो है वो एम्प्टी स्पेस है, और एटम एम्प्टी स्पेस है तो अल्फा पार्टिकल्स गए और स्ट्रेट पास हो गए, मतलब एटम एम्प्टी स्पेस है, एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था। सेकंड क्या था? 1% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड ऑफ एन एंगल ऑफ 1 डिग्री, मतलब 1% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डेविएट हो गए 1 डिग्री एंगल से। ठीक है, मोर देन 1 डिग्री भी बोल सकते हो। अब बच्चों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे बच्चों, जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे वो तो 2 पॉजिटिव चार्ज और 4 AMU मास वाले थे, इतने बड़े अल्फा पार्टिकल्स थे। अब वो गए और वो बच्चों डेविएट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कुछ तो चार्ज प्रेजेंट था, यहाँ पे कुछ तो चार्ज प्रेजेंट था, इसीलिए ये अल्फा पार्टिकल्स गए, इसको यहाँ पे इन्होंने इस चीज को देखा और वो डेविएट हो गए। ठीक है। सेकंड देखो कि 8000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री ज्यादा एंगल से डेविएट हो गया, मतलब बच्चों यहाँ पे 90 तो यहाँ से ज़्यादा वो डेविएट हो गया, मतलब वो इधर गया ही नहीं, यहाँ से वो डेविएट हो गया, मतलब कुछ तो है, कुछ तो एटम में प्रेजेंट है जिसके कारण पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब लास्ट वाला देखो बच्चों, 1 in 10 लाख मतलब 10 लाख में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो गया बच्चों और जो बाउंस बैक हो गया, जो रिटर्न आ गया 180 डिग्री एंगल से, मतलब गया, उसने देखा और वो वापस आ गया। मतलब चीज क्लियर हो गई कि कुछ तो एटम में प्रेजेंट है जिसके कारण अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे, और वो कैसा प्रेजेंट है कि उनको टक्कर देने वाला प्रेजेंट है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स तो पॉजिटिव चार्ज वाले, दैट मीन्स कि अंदर भी पॉजिटिव चार्ज वाला ही ऐसा कुछ प्रेजेंट है बच्चों, अंदर ही पॉजिटिव चार्ज वाला ही ऐसा कुछ प्रेजेंट है। मतलब यहाँ से पता चला कि एटम के अंदर में कुछ तो प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, और जिसका नाम रुदरफोर्ड साहब ने दिया न्यूक्लियस, जिसका नाम रुदरफोर्ड साहब ने दिया न्यूक्लियस। मतलब अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स in atom positive charge particle, but कैसा? but very teeny particle are present in the center, which is called as न्यूक्लियस। यहाँ से बच्चों न्यूक्लियस का इन्वेंशन हुआ, और इन्होंने जो न्यूक्लियस है उसकी साइज क्या बताई बच्चों?
10 की पावर -15 मीटर टू 10 की पावर -14 मीटर, ऐसा कुछ साइज का न्यूक्लियस एटम के अंदर प्रेजेंट है। अब बच्चों इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई थी, इन्होंने ये भी कहा था कि जो एटम है बच्चों वो न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। अब एटम न्यूट्रल कब होगा? पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू निगेटिव चार्ज, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतने ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। अब उन्होंने ये चीज़ हमको बताई कि एटम के अंदर में कुछ तो ऐसा पॉजिटिव प्रेजेंट है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। अब बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो अब उनको न्यूक्लियस तो पता था, अब उनको इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना था। तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये बच्चों इन्वेंशन कैसे करते हैं कि अपनी आजू बाजू की चीज़ों को देख के ही वो इन्वेंशंस करते हैं। तो रुदरफोर्ड साहब ने अपने आजू बाजू में देखा तो उनको प्लैनेट मन में आ गया। उन्होंने सोचा कि सन के अराउंड में तो सब घूमते रहता है, तो उन्होंने फिर उसी को इमेजिन करते हुए यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता रहता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता रहता है। तो बच्चों एटम न्यूट्रल तो हो गया क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। तो एटम जो न्यूट्रल बताया वो चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जितने अंदर पॉजिटिव चार्ज उतने ही बाहर निगेटिव चार्ज, तो एटम तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ उन्होंने बता दी कि न्यूक्लियस के अराउंड में जो है इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया बच्चों? उन्होंने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जो रोटेट हो रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड में, तो इनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो क्या कर रहा है? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब बच्चों सोचने वाली बात है कि जब कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो उसके तरफ जाता है। आपको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, अट्रैक्शंस है ना, प्यार में तो अक्सर ऐसा होता है। तो जब न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ खींचा हुआ जा रहा है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ खींचा हुआ जा रहा है। अब बच्चों आपको मैक्सवेल की एक थ्योरी पता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो जब एक्सिलरेट होते रहते हैं बच्चों, तो वो रेडिएशंस छोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रिपीट करूँ, जो चार्ज पार्टिकल है जब वो एक्सिलरेट होते रहते हैं बच्चों, तब वो रेडिएशन इमिट करते हैं, और वो रेडिएशन किसके फॉर्म में होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में था। अब ये किसने कहा था? मैक्सवेल ने। और जो रुदरफोर्ड ने कहा तो वो अलग ही कहा कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये अगर दो थ्योरी को हम अगर कंपेयर करते हैं तो ये तो मिसमैच हो गई बच्चों, मिसमैच हो गई ना थ्योरी। अब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज पार्टिकल है बच्चों, और वो चार्ज पार्टिकल अगर एक्सिलरेट हो रहा है तो वो रेडिएशंस छोड़ रहा है, और वो रेडिएशन छोड़ रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से निकल रही है बच्चों। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि चार्ज पार्टिकल रोटेट हो रहा है तो वो रेडिएशंस इमिट कर रहा है, और अब जब वो रेडिएशन इमिट कर रहा है मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ रहा है। अब सोचने वाली बात है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ रहा है बच्चों, मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है बच्चों? उसकी जो एनर्जी है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड में अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो वो तो अपनी एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज करते 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 वो तो न्यूक्लियस में समा जाएगा बच्चों, वो तो न्यूक्लियस में समा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में समा रहा है तो बच्चों सोचने वाली बात है कि एटम स्टेबल कैसे हुआ? एटम स्टेबल हुआ नहीं,
एटम कैसे स्टेबल होगा? सोचने वाली बात है। अगर कोई चीज़ घूम रही है घूमते घूमते वो उसमें जाके अटक गई तो एटम स्टेबल हुआ क्या बच्चों? और अगर एटम ही स्टेबल नहीं है तो इज इट पॉसिबल? आप भी सोचो, क्या पॉसिबल है? अगर एटम स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? सोचने वाली बात है। मतलब रुदरफोर्ड साहब ने जो बताया वो तो गलत हो गया ना बच्चों, वो तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा है। सिर्फ रुदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट से हमको किस चीज़ का पता चला? हमको बच्चों न्यूक्लियस का पता चला। तो उन्होंने जो थ्योरी दी बच्चों, तो उसमें सिर्फ उन्होंने जो बताया उसमें हमको न्यूक्लियस का इन्वेंशन बताया। लेकिन उन्होंने जैसे बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं और अगर वो रोटेट होते रहते हैं तो वो न्यूक्लियस में जाके समा जाएंगे तो एटम स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए बोर साहब ने इसके सामने वाला पोर्शन बताया कि हाँ, इन्होंने भी ये चीज़ बताई कि हाँ, न्यूक्लियस सेंटर में, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एटम तो आपको पता है, ईच एंड एवरीथिंग विच इज मेड अप फ्रॉम एटम। छोटा से छोटा पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम। मेरे हाथ में ये जो पेन है तो इसमें क्या है बच्चों? छोटे छोटे एटम्स है। ये चीज़ आपको पता है, अच्छे से पता है। ओके, तो बोर साहब ने क्या कहा कि हाँ, न्यूक्लियस तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेट होता है न्यूक्लियस के अराउंड में वो न्यूक्लियस में समाता नहीं है। देन उन्होंने ऑर्बिट्स का वगैरह इन्वेंशन करके हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में नहीं समाता, वो उसके अराउंड रोटेट होते रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रुदरफोर्ड साहब की थ्योरी जो है वो फेल हो गई, बच्चों। तो यहाँ से हमको पढ़ना है बोर्स थ्योरी, यहाँ से हमको आगे पढ़ना है बोर्स थ्योरी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज हमको और देखनी है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमको पढ़ना है बच्चों, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमको पढ़ना है। ठीक है, तो 2 मिनट में हम मिल रहे हैं फिर से, है ना बच्चों? देखो आप लोग ये बोर्ड पे क्या लिखा है। हमको इसके बाद जो पढ़ना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमको पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है बच्चों? इसी थ्योरी का आगे का पोर्शन कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है, यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिलने वाला है जो हमको यूज़ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमको यूज़ में आने वाला है उसको हमको डिराइव करना है। तो अभी पहले तो हमको मीनिंग समझना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है बच्चों, अब मैंने जैसे उस दिन बनाया था डायग्राम, उस दिन क्या कल ही बनाया था, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो यहाँ से इमिट हो रहे हैं। ठीक है, अब वो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जब इमिट हो रहे हैं तो वो यहाँ पे जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब वो जब यहाँ पे जा रहे हैं तो ये तो तब हमको पता नहीं था कि ये तब क्या था। अब हमको पता चल गया कि ये क्या है बच्चों? ये है न्यूक्लियस। तब पता नहीं था ना, तब तो हमने गोल्ड फॉइल का सेंटर बोला था। अब हमको पता चल गया कि ये क्या है बच्चों? ये है न्यूक्लियस। अब सोचने वाली बात है कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये यहाँ पे गया और उतने ही एंगल से ये रिपेल हो गया। मतलब बच्चों कि ये यहाँ पहुँचा ही नहीं, इसने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखा, इसने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखा और वो बच्चों रिपेल हो गया। अब जब वो रिपेल हो गया तो ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब वो वहाँ पहुँचा ही नहीं। जैसे कि मानो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स, जैसे कि मानो यहाँ पे न्यूक्लियस है। ओके, दिख रहा है आपको वीडियो में? यहाँ पे ये जो मेरा मार्कर है
रेड कलर का, इसको मैं न्यूक्लियस बोल देती हूँ, और ये जो ब्लैक कलर का मार्कर है इसको मैं अल्फा पार्टिकल बोल देती हूँ। अब ये अल्फा पार्टिकल जब इस तरीके से ट्रैवल हो रहा, उसने देखा कि कुछ तो भी है सेंटर में, तो वो रिपेल हो गया, मतलब वो वहाँ पहुँचा ही नहीं, उसने देखा और वो उसी एंगल से, कितना एंगल था 180 डिग्री एंगल से रिपेल हो गया, उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा। तो जैसे वो रिटर्न हो गया तो वो वाला जो डिस्टेंस है उसको कहा गया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विच इज डिनोटेड बाय R। अब ये जो R है इसके लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो लगी, उससे हमको एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करना है बच्चों, वहाँ पे हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ तक आज देख लीजिए लेक्चर में, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिराइव करेंगे और देन हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज की जो हमारी न्यूक्लियस की स्टोरी थी बच्चों बहुत ही प्यारी थी कि हमको यहाँ पे ये वाला जो लेक्चर है यहाँ से हमको किसका पता चला बच्चों, न्यूक्लियस का हमको यहाँ पे पता चल गया। और आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि उनकी थ्योरी फेल क्यों हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है ना ये थोड़ा टफ है। इनकी थ्योरी बच्चों क्यों मतलब फेल हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होता रहता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहा है बच्चों तो इनका कहना ये भी है कि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और अगर न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो तो उसमें जाके समा जाएगा। अब अगर हम मैक्सवेल की बात कर रहे हैं तो मैक्सवेल का कहना क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो जब रोटेट होता है, वो जब एक्सिलरेट होता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन छोड़ता है, और वो जो रेडिएशन छोड़ता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या, किसके इसमें छोड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अगर उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है तो क्या हो रहा है बच्चों, वो तो एनर्जी का लॉस कर रहा है। मतलब एनर्जी अगर लॉस हो रही है तो एक टर्म यहाँ ऐसा आएगा कि एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, और जब एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो वो उसमें जाके समा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का पोर्शन देखेंगे। और हाँ, नोट्स लेके जाना भूलना नहीं है, नोट्स लेके जाना है आप लोगों को। चलो बाय, हम कल फिर से मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हम लोगों ने जो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें हम लोगों को क्या ड्रॉबैक मिला था। रुदरफोर्ड साहब क्या नहीं समझा पाए थे, उन्होंने ये नहीं समझाया था कि एटम की स्टेबिलिटी, वो एटम की स्टेबिलिटी को समझा ही नहीं पाए। उन्होंने एक चीज़ तो अच्छी कर दी बच्चों कि न्यूक्लियस बता दिया हमको कि एटम के सेंटर में कहीं तो भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बहुत छोटा, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब उन्होंने ही न्यूक्लियस बताया, लेकिन वो एटम की जो स्टेबिलिटी थी बच्चों उसको वो डिफाइन नहीं कर पाए, उसको वो समझा ही नहीं पाए, इसलिए उनकी जो थ्योरी थी बच्चों वो वहाँ पे फेल हो गई। और देन उसके आगे बोर्स की थ्योरी कंटिन्यू हुई, लेकिन उसमें हमको एक चीज़ देखनी थी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में बच्चों देखो कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल जब ट्रैवल होता है बच्चों, कहाँ पे ट्रैवल होता है, गोल्ड फॉइल में। अल्फ़ा पार्टिकल जब हम गोल्ड फॉइल में छोड़ते हैं बच्चों तो वो अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल तक ना पहुंचते हुए, जैसे कि वो इधर ट्रैवल हो रहा था तो वो रिटर्न बैक आ जाता है 180 डिग्री एंगल से, वो रिटर्न बैक आ जाता है। मतलब वो यहाँ तक बच्चों पहुँच ही नहीं पाता, वो जहाँ से रिटर्न हो जाता है वहाँ से लेके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है बच्चों उसको कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब कि उसने अप्रोच तो किया था
कि न्यूक्लियस के क्लोज जाए, न्यूक्लियस के पास जाए, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, उसने उसको रिपेल कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करके दूंगी यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो देखो बच्चों, अब आपको एक चीज समझनी है कि ये जो न्यूक्लियस है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम कंसीडर करते हैं Z, दैट इज अ एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ओके बच्चों, अब एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस को हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, Z। ये वैल्यू जो रहेगी ये आपको गिवन रहेगी। अब ये आपको न्यूक्लियस पे पता है बच्चों, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रॉन 0 होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ZE हम लिख सकते हैं बिकॉज इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है बच्चों। क्या प्रेजेंट है इसमें, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है उसको हमने Z कंसीडर किया। अब बच्चों यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जब ये अल्फा पार्टिकल ट्रैवल होगा तो आपको पता है कि उसके पास एनर्जी होगी। उसके पास कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। जिस काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे, K डिनोट कर रही हूँ। अब बच्चों जब ये अल्फा पार्टिकल ट्रैवल होके वहाँ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो निकला बड़े तेज रफ्तार से निकला, जाते 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 वो क्या करेगा बच्चों, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। मतलब वो जब यहाँ से रिपेल हो गया बच्चों तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। समझ में आ गया, जब वो रिपेल हो गया बच्चों तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई ना बच्चों। फिर क्या हो गया कि यहाँ से जो न्यूक्लियस था उसका कौन सा एनर्जी स्टार्ट हुआ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हो गई। ये चीज़ आपको पता है ना बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी जब वो ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करते हुए जब वो आगे गया तो अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए आगे चला, तो काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। फिर वहाँ कौन सी एनर्जी स्टार्ट हो गई बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हो गई। तो अब पोटेंशियल जब हम निकालते हैं बच्चों तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या होता है, 1 अपॉन, दिख रहा है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है बच्चों, मैं हाँ चलो ये जो डिस्टेंस है इसी को लिख देते, चार्ज अपॉन डिस्टेंस दैट इज R0, डिस्टेंस चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। देन उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे इसकी जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तब यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों ये क्या है, ये है चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये है चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब अगर हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं बच्चों तो यहाँ पे देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये हमको पता है। अब जब हम ये देख रहे हैं कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल जब ट्रैवल हो रहा है बच्चों
तो क्या कर रहा है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर रहा है। वो क्या कर रहा है बच्चों, अपने काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर रहा है। अभी हम जब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसका जो चार्ज है, जिसका एटॉमिक नंबर हमने किससे डिनोट किया है, Z से डिनोट किया है। तो मैं ये वाला जो फॉर्मूला है V का, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये क्या है, चार्ज है। ये क्या है, चार्ज है। यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया, तो ये जो चार्ज है इसको मुझे क्या लिखना है, ये वाला यहाँ पे चार्ज है हमारा। तो यहाँ पे हमको चार्ज की वैल्यू पुट करना है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब बच्चों हमारे पास दो जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है हमारे पास, है काइनेटिक एनर्जी जो 0 हो चुकी है, और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ Q इंटू V। अब Q क्या है बच्चों, Q है चार्ज। और अल्फ़ा पार्टिकल पे कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं बच्चों, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। आपने देखा है ना, अल्फ़ा पार्टिकल +2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और V का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हमको जो V का फॉर्मूला मिला है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या मिला हमको, यहाँ पे V का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE अपॉन डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया है, R0 से हमने डिस्टेंस को डिनोट किया है। तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया बच्चों। अब आपने देखा कि इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी जब स्टार्ट करते हैं तब कौन सी एनर्जी स्टार्ट होती है, इनिशियल स्टेज। और जब हम अगर हमारा कोई एम डिसाइडेड है कि हम यहाँ से निकले और हमको वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ जाते जाते हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फाइनल एनर्जी बोलेंगे। तो मैं दोनों एनर्जी को इक्वेट कर सकती हूँ, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी को मैंने किससे डिनोट किया था, यहाँ पे पहले ही बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख रहे हैं, K लिख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के जगह पे में हम क्या डालेंगे, K। और पोटेंशियल एनर्जी का जो हमको फॉर्मूला मिला, दैट इज टॉइस E ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R0। मतलब स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। और इसका फॉर्मूला, अगर आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि R0 दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूले को, बस हमको क्या करना है, ये R0 जो है इसकी जगह K को दे देना है और K की जगह इसको देना है। बस इतना ही डिफरेंस है बच्चों, बहुत सिंपल इसका कैलकुलेशन है। आपने देखा कि मैंने क्या लिया, मैंने K की जो जगह थी वो किसको दे दी, वो मैंने R को दे दी, और R की जो जगह थी वो मैंने किसको दी, K को दे दी। बस इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस, फॉर्मूला फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, बस आपको इतना छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो आपको यहाँ से क्लोजेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा, तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जो यहाँ पे डेरिवेशन मैंने लिखा है, आप इस डेरिवेशन को नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। और कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मॉडर्न फिजिक्स जो है उसके बुक्स अवेलेबल हो गए हैं, आपको कॉलेज से आके उसको रिसीव करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये जो मैंने यहाँ पे जो आपको सॉल्व करके दिया है आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है। तो चलो विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज़ डिराइव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू रीड द question what is given and which value we have to calculate. Okay student, so let's start. Calculate the nearest distance of approach of an alpha particles of energy 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बच्चों यहाँ पे दो है, मेगा भी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया है, मतलब आपको 2.5 को 2 इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। बीइंग स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड न्यूक्लियस, जहाँ पे Z की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 79। और क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है बच्चों? कैलकुलेट द नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब आपको R की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टॉइस E Z E अपॉन K। और यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो एनर्जी मतलब K की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। E की वैल्यू आपको पता है, मतलब मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 × 79 इंटू E की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 स्क्वायर। और आपको एक चीज़ पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू निकल के आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होता है बच्चों, उसकी जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9। अब यहाँ पे क्या बचा है बच्चों? K की वैल्यू दैट इज 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2.5 × 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि पहले हम मेगा को कन्वर्ट करेंगे और मेगा 10 की पावर 6। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 की पावर -19। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे 10 की पावर -19, एक 10 की पावर -19 कैंसिल हो गया, ठीक। देखो ये यहाँ पे 10 की पावर 9 है, ये इधर का है, इधर मत डाल देना इसको। ओके स्टूडेंट, तो अभी इतना सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है, बस पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। आई होप कि आपको कैलकुलेशन आ जाएगा और जो कैलकुलेशन की वैल्यू निकल के आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे कैलकुलेशंस को सॉल्व करिए और वैल्यू को चेक कर लीजिए कि आपका जो आंसर आया वो मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 9.01 × 10 की पावर -14 मीटर, 9.01 × 10 की पावर -14 मीटर, ये इसका जो वैल्यू है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझ में आ गया है, कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो फिर से हम कल मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब नया टॉपिक मतलब रुदरफोर्ड तो ख़त्म हो गया, अभी हम कल जो लेके आने वाले हैं दैट इज़ बोर्स थ्योरी। ओके स्टूडेंट।